स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हार्ट का पूरा फंक्शनिंग देखा था ना। उसका स्ट्रक्चर देखे थे कि 4 चेम्बर में डिवाइडेड है ना। अपर के 2 को ऑरिकल बोल रहे थे एंड लोअर 2 वर नोन एज वेंट्रिकल्स, है ना। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स। हाँ, लिखा था ना, मैंने दोनों नाम लिखवाया था, ऑरिकल या एट्रिया, है ना। और 4 अलग टाइप के आर्टरीज एंड वेन्स देखे थे। एक था वेना केवा, जो पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में ला रहा था। फिर था पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आ रहा था टू द लेफ्ट ऑरिकल। फिर था पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से यानी कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास लेके जा रहा था। एंड लास्ट था सिस्टमिक एओर्टा या एओर्टा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा था। ठीक है, ऐसे 4 अलग अलग टाइप के आर्टरीज एंड वेन्स देखे थे। ठीक है, लास्ट डिस्कशन हमने किया था कि स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट नाम दिए थे, सिस्टोल एंड डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोले थे एंड रिलैक्सेशन को डायस्टोल। तो उसके बारे में लिखते हैं अपन कि सबसे पहले क्या होगा। दोनों आपके ऑरिकल्स क्या होंगे, सबसे पहले रिलैक्स, ताकि एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर सके। फिर होंगे दोनों कॉन्ट्रैक्ट और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स, ताकि ब्लड ऊपर से नीचे आ सके। एंड फाइनली वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल, ताकि इम्प्योर ब्लड लंग्स में जा सके और प्योर ब्लड बॉडी पार्ट्स में जा सके। ठीक है, चलो तो उसको लिख लेते हैं सिस्टोल डायस्टोल के फॉर्म में। हेड डालिए थे स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट। हाँ, इस पर लिखेंगे द हार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ the heart is formed of the heart is formed of cardiac muscles. The heart is formed of cardiac muscles which have the properties of which have the properties of excitability. Excitability, EXCIT, ability, ABILITY, excitability, comma, autorhythmic, autorhythmic, AUTO, auto, rhythmic, RHYTHMIC, रिदम। एक रिदम में चलता ना ये सारा फंक्शन। ऑटोरिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑटोरिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट, देन ILITY, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, property of excitability and autorhythmic contractility, full stop. Contraction of cardiac muscle, contraction of cardiac muscles, contraction of cardiac muscles is called contraction of cardiac muscles is called systole, is called systole, is called systole, while relaxation of cardiac muscles, while relaxation of while relaxation of cardiac muscles is called diastole. Contraction of cardiac muscles is called systole and contraction is called systole. Diastole relaxation, systole contraction.
ओके, सबसे पहले होगा नीचे फर्स्ट लिखना, फर्स्ट एट्रियल डायस्टोल, ये होगा सबसे पहले। रिलैक्स होंगे तब तो रिसीव करेंगे ना। तो एट्रियल डायस्टोल, इस बार हाइफन डाल के लिखो। इन दिस एट्रियल मसल्स, एट्रियल मतलब ऑरिकल मसल्स, इन दिस एट्रियल मसल्स रिलैक्स, in this atrial muscles relax, so atria increase in size, so atria increase in size, so atria increase in size and receive the blood, and receive the blood from the veins, and receive the blood from the veins, ठीक है। राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द वेन्स, फुल स्टॉप। राइट ऑरिकल रिसीव्स, राइट ऑरिकल रिसीव्स, राइट ऑरिकल रिसीव्स deoxygenated blood, deoxygenated blood from body parts by greater veins, वेना केवा भी लिख सकते हैं, by वेना केवा। आपने अभी लेबलिंग की होगी ना उसमें, तो आपको दिखा होगा एक सुपीरियर और एक इंफीरियर वेना केवा। ऊपर वाला जो आ रहा है वो सुपीरियर है, नीचे वाले से जो आ रहा है वो इंफीरियर वेना केवा। By greater veins या by vena cava, while left auricle receives, while left auricle receives, while left auricle receives oxygenated blood, while left auricle receives oxygenated blood from the lungs by, क्या आएगा by, pulmonary क्या, veins, pulmonary veins, by pulmonary veins, ठीक है। चलो अगला सेकेंड लिखेंगे। सेकेंड, दो चीजें एक साथ हो रही हैं इसमें, क्या क्या, एट्रियल सिस्टोल लिखो, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, दोनों एक साथ लिखना, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, समझे क्या। क्योंकि एक अगर ब्लड दे रहा है तो दूसरे को रिसीव भी करना है। हाइफन डाल के लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स contraction of atrial muscles, it involves, ऊपर था relaxation ना, ये contraction, it involves contraction of atrial muscles, full stop, due to this, due to this, कौन सा ब्लड कहां जाएगा, हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा। अरे पहले पेंट्रिकल तो पहुंचने तो दो, अभी तो ऑरिकल में ही है ना, ऑरिकल नीचे गिराएगा ना, तो अभी तो ऑरिकल ही पिचक रहा है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। हाँ, ड्यू टू दिस, फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ड्यू टू दिस deoxygenated blood due to this deoxygenated blood is pumped into right ventricle,
is pumped into right ventricle, while oxygenated blood is pumped into left ventricle. While oxygenated blood is pumped into left ventricle. तो स्टॉप, एक लाइन और लिखना इसी वाले में. Ventricles relax to receive the blood. Ventricles relax to receive the blood. Ventricles relax to receive the blood. Relax, RELAX. रिलैक्स बोला हूं क्या? तो दोनों में ई लिखा है. ठीक है, चलो थर्ड लास्ट क्या बच गया? हाँ लिख लो, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. इसमें लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ventricular muscles. It involves contraction of ventricular muscles. इससे क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हाँ, ब्लड कहां से कहां जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जाएगा. ठीक है, तो चलो लिख लो उसको. ड्यू टू दिस हाँ क्या जाएगा? हाँ लिखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पहले राइट वेंट्रिकल के बारे में लिखते हैं, फिर लेफ्ट के बारे में लिखेंगे. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से? हाँ, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल is carried to the lungs, is carried to the lungs by pulmonary artery, by pulmonary artery while अब कंप्लीट करो सेंटेंस, एक सेंटेंस अपने से लिख लो. while, देखो कैसे लिखना है. कौन सा ब्लड कहां से किसके थ्रू कहां जाएगा? चार चीजें लिखनी है. कौन सा ब्लड कहां से किसके थ्रू और कहां जाएगा? लिख लो जल्दी से. वाइल के बाद सबसे पहले कौन सा ब्लड लिखेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, कहां से जाएगा? तो फ्रॉम करके लिख लेना. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल. किसके थ्रू जाने वाला है? एओर्टा के थ्रू. बाय सिस्टमिक एओर्टा, यही नाम दिए थे अपन, सिस्टमिक एओर्टा. सिंपली एओर्टा भी लिख सकते हैं. बाय सिस्टमिक एओर्टा. और जा कहां रहा है? टू बॉडी पार्ट्स. ठीक है, यही चार चीज तो हर में लिखे हैं. किस टाइप का ब्लड कहां से आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है और कहां आ रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालना, डबल सर्कुलेशन. ये भी मैंने कल समझाया था, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक, याद है? डबल सर्कुलेशन डेफिनेशन याद है किसी को? बॉडी पार्ट्स में एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड को दो बार हार्ट से गुजरना पड़ रहा है, इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन.
ठीक है, देखो उसका डेफिनेशन, इन डबल सर्कुलेशन, इन डबल सर्कुलेशन, in double circulation, the blood passes twice, the blood passes twice passes twice through the heart, through the heart, to supply once to the body, to supply once to the body. The blood passes twice, तभी डबल हुआ ना, through the heart to supply once to the body. ठीक है, the two circulations are, उन circulations का नाम लिखते हैं, the two circulations are, फर्स्ट लिखना सिस्टमिक सर्कुलेशन, systemic circulation, system and then IC, systemic circulation. हाइफन डाल के लिखो, ये लिखवा रहा हूं, इसके बाद आप लोग पल्मोनरी का खुद से लिखोगे पूरा पैराग्राफ, है ना। सिस्टमिक समझ के लिखना, कैसे लिख रहे हैं, हाँ लिखो इसमें, इन दिस ब्लड कंप्लीट्स, इन दिस ब्लड कंप्लीट्स its circulation, in this blood completes its circulation from left ventricle, from left ventricle to right auricle. समझ के लिखेगा, left ventricle to right auricle, through the body organs, through the body organs, through the body organs. समझे क्या, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से एओर्टा से ब्लड बॉडी पार्ट्स में गया, पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड वेना केवा ने राइट ऑरिकल में लाया। तो स्टार्ट कहां से हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से, एंड कहां पे हुआ, राइट ऑरिकल पे। अब उस बीच में कहां से कौन सा ब्लड किसके थ्रू कहां गया वो लिखेंगे अपन। तो फुल स्टॉप डाल के लिखो इसमें, हियर द लेफ्ट वेंट्रिकल, हियर द लेफ्ट वेंट्रिकल, हियर द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स, अपन ने स्टार्ट यही किया ना कि फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो स्टार्ट भी वहीं से कर रहे हैं। हियर द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, oxygenated blood into systemic aorta, into systemic aorta, into systemic aorta, which supplies it to body organs, which supplies it to body organs, which supply it to body organs. Full stop. Deoxygenated blood, deoxygenated blood from these organs, deoxygenated blood from these organs is returned to the deoxygenated blood from these organs is returned to the कहां, लंग्स तो है ही नहीं सर्कुलेशन में, पढ़ो अच्छे से क्या लिखे, सिस्टमिक एओर्टा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को दिया, नाउ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स इज रिटर्न्ड टू राइट ऑरिकल, लंग्स तो है ही नहीं ना इस सर्कुलेशन में, इज रिटर्न्ड टू राइट ऑरिकल थ्रू वेना केवा, थ्रू वेना केवा, थ्रू
वेना केवा। समझ गया क्या? ये हो गया पहला सर्कुलेशन। ठीक है, चलो सेकंड लिखेंगे, पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन, इसके बारे में आप लोग लिखेंगे पूरा। पल्मनरी, जैसा हमने सिस्टमिक के लिए लिखा है वैसा ही एक पैराग्राफ पल्मनरी के लिए बनाइए जल्दी से। सर्कुलेशन पढ़नी है अपन, यही चीज लिखने वाले हैं क्या? जब ऑरिकल वेंट्रिकल के बारे में पढ़ रहे थे तब भी ये सारी चीजें लिखे कि कौन सा ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, किसके थ्रू जाता है। फिर जब अभी ये सिस्टोल डायस्टोल लिखे तब भी वही सारी चीजें वापस लिखे। अब सर्कुलेशन में भी वही सारी चीजें वापस लिख रहे हैं। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में डायरेक्ट कैसे चला जाएगा? हाँ, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू नहीं, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यही तो एक लौता आर्टरी था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था। तो ये वाला जो सर्कुलेशन ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? वो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा था, ये राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है। और एंड कहां होगा? वो राइट ऑरिकल पे खत्म हो रहा था, ये लेफ्ट ऑरिकल पे खत्म होगा। ठीक है, पर किसके थ्रू होगा? थ्रू लंग्स। वहां था थ्रू बॉडी पार्ट्स, यहां हो जाएगा थ्रू लंग्स। ठीक है, अब उसके बाद फुल स्टॉप के बाद अगला जो सेंटेंस पूरा लिखेंगे उसमें क्या लिखे हो कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। वहां लंग्स में क्या होगा? वो डीऑक्सीजनेट होगा। वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। वैभव भी लिखे क्या? कितना लिखे हो? रीड करो जितना लिखे हो, जोर से, और जोर से, और जोर से। है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल ना भाई, थ्रू लंग्स।
कपिल लिखा क्या? कितना टाइम लगेगा? आज हो जाएगा? जल्दी लिख। अक्षांश कितना लिखा है? आज पढ़ 3 लाइन जल्दी से, जोर से। टू द लंग्स। अरे थ्रू द बॉडी ऑर्गन और लंग्स में फर्क है कि नहीं है? टू द लंग्स। आगे पढ़ शशांक, जोर से। ए, पल्मोनरी आर्टरी। ऑरिकल तो चेंबर हो गया ना। पल्मोनरी ऑरिकल कौन सा ऑरिकल है? फिर से। इन दिस, हाँ हियर, धीरे धीरे पढ़ना थोड़ा सा। हियर द राइट वेंट्रिकल pumps the deoxygenated blood into pulmonary artery which supplies it to lungs। पहुंच गया लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आगे। हाँ, वहां ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स is returned to the left auricle through the pulmonary veins। ठीक है, कितने लोग से नहीं बना? दिशा लिख लियो। कितना टाइम? सिद्धि, उधर क्या देख के लिख रहे हो? शिवानी का? अच्छा, उसका हार्ट अलग है, मेरा हार्ट अलग है। ठीक है, तो इन दिस ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू द लंग्स। तभी तो पल्मोनरी नाम है ना, क्योंकि ये लंग्स से होते हुए जा रहा है। वो बॉडी पार्ट सिस्टम, बॉडी सिस्टम से होते हुए जा रहा था, इसलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन नाम था, और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। हियर द राइट वेंट्रिकल पंप्स, देखो वहां लिखे थे लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां लिख रहे हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, पंप्स वहां लिखे थे ऑक्सीजनेटेड, यहां लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड। इनटू सिस्टमिक एओर्टा था, यहां पे पल्मोनरी आर्टरी, विच सप्लाइज इट टू बॉडी ऑर्गन था, यहां लंग्स। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वहां, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स था, यहां लंग्स। इज रिटर्न टू, वहां राइट ऑरिकल था, यहां लेफ्ट ऑरिकल। थ्रू द, वहां वेना केवा था, यहां कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। तो वेन बोला था क्या? अच्छा, प्योर वाला, हाँ पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो सब उल्टा करना है जो पीछे अपन ने लिखा है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जगह राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड की जगह डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, सिस्टमिक एओर्टा की जगह पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। आर्टरी का नाम चेंज कर दो ना, ये सिस्टमिक एओर्टा आर्टरी था, अब वहां कौन सा आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी। फिर वहां डीऑक्सीजनेटेड लिखे थे, यहां पे ऑक्सीजनेटेड। ऑर्गन लिखे थे, जहां जहां बॉडी ऑर्गन है वहां लंग्स आ जाएगा, क्योंकि वहां पे बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व था, यहां लंग्स इन्वॉल्व है सर्कुलेशन के बीच में। समझ में आ रही बात? चलो, नेक्स्ट टाइम डालेंगे लिम्फ। लिम्फ, LYMPH, ये भी एक तरह का फ्लूइड टिश्यू है ना, ये अपन पढ़ते थे 9th में भी। कनेक्टिव टिश्यू में लिक्विड वाले दो होते हैं, ब्लड और दूसरा लिम्फ। ब्लड और लिम्फ में ये फर्क है कि ब्लड में आरबीसी के कारण ब्लड रेड है, और लिम्फ के पास आरबीसी नहीं होता। अब ये समझिए कि लिम्फ इज ब्लड माइनस आरबीसी। समझ रहे हैं? इसलिए ये व्हाइट, येलोइश व्हाइट कलर का होता है, ना कि रेड। तो रेडनेस क्यों है ब्लड का, ये हमें पता है ना, बिकॉज ऑफ द आरबीसी। और आरबीसी के अंदर भी ऐसा क्या है? आयरन कंटेनिंग, हाँ, पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो लिखेंगे इसमें। लिम्फ में लिखना, इट इज द व्हाइट वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड में लिखे थे रेड कनेक्टिव टिश्यू ना,
lymph is the, yeah, it is the white vascular connective tissue. White vascular connective tissue full stop. It is alkaline in nature. It is alkaline in nature. Comma, present in lymph vessels. Present in lymph vessels. Present in lymph vessels and act as tissue fluid. And act as tissue fluid. Tissue fluid between blood capillaries, between blood capillaries and body tissues. Between blood capillaries and body tissues. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे it is composed of लिख सकते हैं या formed of two parts, composed of two parts, हाइफन डाल के, प्लाज्मा एंड WBC. WBC तो कौन कौन नहीं है? RBC और एक और क्या नहीं है? प्लेटलेट्स भी नहीं है. ठीक है, प्लाज्मा एंड WBCs. तो दोनों का काम जैसा ब्लड में था ना वही यहां पे भी है. ठीक है, इनिशियल में लिखेंगे सो लिम्फ इज ब्लड माइनस, सो लिम्फ इज ब्लड माइनस RBC एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, एक लाइन में इसका फंक्शन लिखना. इट एक्ट एज अ मिडिल मैन. लिम्फ का फंक्शन, इट एक्ट्स एज अ मिडिल मैन between the blood and the body cells, between the blood and the body cells, between the blood and the body cells. वो ब्लड जो ब्लड कैपिलरीज में है और वो ब्लड कैपिलरीज आपके सेल के साथ एक्सचेंज करता है, राइट, टिश्यूज के साथ, उसके बीच में लिम्फ है. तो ये वो हेल्प कर रहा है एक्सचेंज करने में मटेरियल को फ्रॉम ब्लड टू बॉडी सेल्स. बॉडी सेल के पास जो भी वेस्ट होगा उसको ब्लड में दे देगा. समझ रहे हैं? मतलब देखो, प्यूरिफाई होने किडनी के पास लिम्फ नहीं जाता, कौन जाता है? ब्लड. किडनी में ही यूरिन बनता है ना, वो किससे बनता है? ये आपका ब्लड में जितना भी वेस्ट हो, देखो ब्लड का काम सिर्फ अच्छे मटेरियल को सेल्स तक पहुंचाना नहीं है, सेल के पास जो वेस्ट हो रहा है ना उसको भी कलेक्ट करना है. स्पेशली नाइट्रोजीनियस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन्हीं सब चीजों से बनता है यूरिन. और कहां बनेगा? ब्लड जाता है किडनी के पास छनने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, और वहां वो छन के जब अपना जो फोर्थ लाइफ प्रोसेस बचा है, इसके बाद एक्सक्रीशन बचा है ना, इसके बाद एक्सक्रीशन में सॉलिड एक्सक्रीशन तो अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था थ्रू एनस, जो सारा सॉलिड वेस्ट पीसेस बाहर जा रहा था, दैट वाज डाइजेशन, उस प्रोसेस में पढ़े थे. बट जो लिक्विड वेस्ट है उसको अपन एक्सक्रीशन में पढ़ने वाले, यूरिन. तो वहां हम देखेंगे कि कैसे ब्लड जो है सेल्स से इंप्यूरिटीज लेकर के किडनी के पास जाएगा, किडनी उसको छानेगा और ब्लड को वापस भेज देगा प्योर करके, राइट. और जो भी इंप्यूरिटीज बच जाएगी उसी से क्या बनेगा? यूरिन. एंड दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा. ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर. ठीक है, ओके. तो ये बेसिकली एक तरह का मिडिल मैन है बिटवीन बॉडी सेल्स एंड ब्लड. बॉडी सेल से कचरा लिया, ब्लड में डाल दिया. ठीक है, तो क्या लिखे? इट एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स and helps in exchange of materials, and helps in exchange of materials, and helps in
exchange of materials between them, between them, between them. ठीक है, चलो एक टॉपिक और लिखेंगे, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। देखिए किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं ब्लड प्रेशर को, किससे नापते हैं? बीपी मशीन मत बोलना है ना, ये बीपी नापने के लिए बीपी मशीन, ऐसा नहीं होता, उसका नाम होता है ना, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। जो मैनोमीटर का काम होता है प्रेशर नापना, है ना। स्फिग्मोमैनो जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स लेके आते हैं ना, उनके एक छोटा सा ब्रीफकेस जैसा होता है जो ऐसे ओपन हो जाता है ना, उसके अंदर एक रीडिंग के लिए एक बैरोमीटर मैनोमीटर होता है, और एक साथ में वो छोटा सा पंप लेके आते हैं, और एक उसमें बैंड होता है, वो बैंड को यहाँ टाई कर देंगे आपके हाथ में, है ना, और यहाँ पे वो स्टेथोस्कोप डालते हैं, जहाँ पे आपने आपका बैंड है वहीं पे स्टेथोस्कोप डालते हैं, ताकि वो ब्लड की आवाज सुन सके जब वो ब्लड ट्रैवल करेगा थ्रू योर आर्टरीज। ठीक है, और उस पंप से हवा भर दी जाती है उस बैंड में, ताकि वो बैंड इतना टाइट हो जाए कि वो ब्लड फ्लो को कुछ समय के लिए यहीं पे रोक दे। जो भी ब्लड यहाँ से आ रहा होगा ना, ऐसे ये पंप हो रहा है, हार्ट वेंट्रिकल्स पंप हो रहे हैं, उससे ब्लड एओर्टा के थ्रू आ रहा होगा ना यहाँ पे, तो वो यहीं रुक जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत टाइट कर दिया है। अभी कहते हैं ना अपन यहाँ रबर बैंड बांध देते हैं तो वहाँ निशान पड़ जाता है, एक कुछ देर के लिए खून रुक जाता है, तो वहाँ निशान पड़ जाता है ना, तो वैसे ही अपन यहाँ करने वाले हैं, पर वो बैंड रहेगा और सिर्फ कुछ समय के लिए ही रोकते हैं, ताकि वो ब्लड का प्रेशर नाप सके। तो वो पैक कर दिए यहाँ पे पंप करके, उस समय पूरा जो मर्क्यूरी है वो ऊपर चढ़ता रहता है उनकी मशीन में ऊपर। फिर जैसे ही एक बार उनको आवाज आनी बंद हो जाए, वो स्टेथोस्कोप लगा के रखते हैं, तब तक वो पंप करते हैं जब तक उनको आवाज आनी बंद हो जाए, यानी कि ब्लड रुक गया है। उसके बाद उसको प्रेशर रिलीज करने का भी नॉब होता है उस पंप में, उसको प्रेशर को वो रिलीज करते हैं, तो वो हवा निकल गई बैंड से, अब ब्लड वापस चलना चालू हुआ, तो उसकी एक आवाज आती है, उसको बोलते हैं कोरट कॉफ साउंड, कोरट कॉफ साउंड, इस टाइप का कुछ साउंड उनको सुनाई देगा, है ना। तब वो पहला रीडिंग नोट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो तो नीचे नीचे आ रहा है ना धीरे, तो जहां उनको साउंड सुनाई दिया तब वो एक रीडिंग देख लेंगे। फिर जहां पे साउंड बंद हो गया पूरा, वापस नॉर्मल फ्लो होना चालू हो गया ब्लड का, वहां हो जाएगा दूसरा ब्लड प्रेशर, दैट इज डायस्टोलिक। तो एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, उसको स्लैश करके लिख देते हैं, जैसे 120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन अडल्ट पर्सन। ठीक है, उससे ज्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन, हाई बीपी, उससे कम हुआ तो लो बीपी, है ना, हाइपर हाइपो। ठीक है, चलो इसमें लिखना, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, ये पूरा आपको मेथड नहीं आएगा ना कि कैसे अपन नापते हैं, ठीक है, बट जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, इट इज द pressure exerted by the blood on the wall of किसकी वॉल्स में? blood vessels, on the wall of blood vessel in which it is present, in which it is present, in which it is present। ठीक है, it is of two types, it is of two types, it is of two types। पहला लिखना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी लिख लो, बार बार ब्लड प्रेशर लिखोगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बीपी, हाइफन डाल के लिखो, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ये तो पूरा सेम रहेगा जो ऊपर लिखे हैं, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल तक सेम लिखो, it is the pressure exerted by the blood on the wall of blood vessel, पर किस समय? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उस समय सबसे मैक्सिमम प्रेशर होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ
during the period of maximum ventricular systolic contraction. During the period of, क्या क्या वर्ड बोला मैंने, maximum ventricular systolic contraction. मैक्सिमम वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन ही सबसे ज्यादा होता है. ऑरिकल को तो क्या थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड नीचे चला जाएगा, वेंट्रिकल्स को ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तभी तो वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक है इन कंपैरिजन टू ऑरिकल्स. ठीक है, और इसलिए आर्टरीज की भी वॉल थिक है क्योंकि उन्हीं में ही सबसे पहले जा रहा है वेंट्रिकल से खून. जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पल्मोनरी आर्टरी ही है जो लंग्स में लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड को, और एओर्टा है जो ऑक्सीजनेटेड को बॉडी पार्ट्स में लेके. तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन को झेलना किसको है, आर्टरीज को. मेजर कॉन्ट्रैक्शन को किसको झेलना है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन को किसको झेलना है, आर्टरीज को. इसलिए आर्टरीज की वॉल भी थिक होती है और वेंट्रिकल की वॉल्स भी थिक होती है. ठीक है, ओके. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैक्सिमम वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, फुल स्टॉप. इन अ नॉर्मल रेस्टिंग अडल्ट मैन, इन अ नॉर्मल रेस्टिंग अडल्ट मैन, इन अ नॉर्मल रेस्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ वर्कआउट करके आओ या चल के भी आओ ना तो भी आपका थोड़ा हार्ट बीट वो रेट जो है वो बढ़ जाता है. इससे कभी आप जैसे चेकअप कराने जाओगे ना तो पहले डॉक्टर आपको कुछ देर बैठाता है कि आप बैठ जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद फिर आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं. क्योंकि अगर तुरंत आ करके आप दौड़ते हुए सर नाप दो तो हाई आएगा. क्यों हाई आएगा, क्योंकि उस समय आपका ऑलरेडी ब्लड का जो फ्लो है वो फास्ट है. क्यों फास्ट है, क्योंकि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, आप दौड़ के आए हो, आपके मसल सारे मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी. एनर्जी कैसे बनेगी, ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, ब्लड से. ब्लड कौन भेज रहा है, हार्ट. तो हार्ट का पंपिंग एक्शन बढ़ जाता है, और जब पंपिंग एक्शन बढ़ेगा तो वेंट्रिकल और ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उस समय ब्लड प्रेशर आपका हाई ही आएगा. इसलिए थोड़ा देर आपको रेस्ट करने बोलते हैं और फिर नापते हैं, अगर नॉर्मल है तो ठीक है. ठीक है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, रेस्टिंग अडल्ट मैन, इन अ नॉर्मल रेस्टिंग अडल्ट मैन इट इज अबाउट 120 mmHg. इट इज अबाउट 120, ये वैल्यू है उसकी, और ये यूनिट है प्रेशर का. mmHg इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. इसके अलावा और कौन कौन से यूनिट पढ़े अपन प्रेशर के, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं. और एक बार होता है BAR, एक ATM होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटीएम, एटीएम कार्ड नहीं, एटीएम है ना, स्मॉल एटीएम, या फिर ये लिखो, या एटीएम या बार या पास्कल, ये चारों यूनिट होती है प्रेशर की. यहाँ mmHg का मतलब क्या है, mm मतलब कितना, mm मिलीमीटर, और hg क्या है, मर्क्यूरी. hg इज मर्क्यूरी. ठीक है, सिंबल है ना मर्क्यूरी का, hg. चलो सेकेंड लिखो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूरा का पूरा सेम डेफिनेशन, बस सिस्टोल की जगह डायस्टोलिक रिलैक्सेशन हो जाएगा. बस पूरा डेफिनेशन सेम है. सिस्टोलिक रिलैक्स, सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन लिखे है ना ऊपर वाले में, तो अब क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन. वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक रिलैक्सेशन, बाकी पूरा सेम है. और इसकी वैल्यू लिख लेना 80. लिखना भाई, क्या सोचते रहते तू, इसकी नॉर्मल अडल्ट रेस्टिंग पर्सन की वैल्यू लिख लेना 80. अपनी कॉपी से देख के लिख, पीछे लिखा ना. अभी तू तू सुनता है कि नहीं मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे क्लास में. पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा, बस जो हमने वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर लिया था, अब वेंट्रिकल का डायस्टोलिक प्रेशर लेना है. हाँ, रहेगा ना मैक्सिमम, बाकी सब सेम है. इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड by the blood on the wall of blood vessel during the period of maximum ventricular diastolic relaxation. और इसकी मिनिमम, इसकी वैल्यू है अडल्ट पर्सन के लिए 80 mmHg. 80 mmHg.
नहीं, ध्यान लगा के बैठा कर क्लास में, तो कोई मतलब नहीं आने का, ध्यान तेरा इधर उधर रहता है। ठीक है, इसके इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखते हैं जिससे मेजर करते हैं, पर नीचे लिखना, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड दिख रहे हैं, यहां तक हो गया ना सबका, 80 mmHg। हाँ, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड with the help of an instrument called, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, लिखो ना, स्पेलिंग लिखना पहले पूरी, फिर अपन इसको प्रोनाउंस करेंगे, SPHY, SPHYGMO, ये हो गया स्फिग्मो, स्फिग्मो। अब मैनोमीटर, मैनोमीटर तो एक इंस्ट्रूमेंट होता ही है प्रेशर मेजर करने के लिए, मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, SPHYGMO, स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, नोट, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों के बारे में एक एक दो लाइन लिखते हैं। हाइपर टेंशन में क्या होता है लिखेंगे, वही हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन, हाइफन डाल के लिखना इसमें, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, इट इज एन एबनॉर्मल, ऊपर तो अपन ने नॉर्मल वैल्यू लिख ली ना 120 80, अब एबनॉर्मल वैल्यू की बात कर रहे हैं, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन in which blood pressure becomes high, in which blood pressure becomes high, in which blood pressure becomes high। एक एग्जांपल लिखना, एग्जांपल 150/90, देखो ये वाला वैल्यू हाई हो गया ना 150, जो 120 होना चाहिए था वो कितना हो गया है 150, full stop। main causes are, main causes are overeating, overeating, obesity, OBESITY, मोटापा, obesity, comma, physical and emotional stress, ये एक मेजर रीजन है ना, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, टेंशन, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस मतलब कुछ ज्यादा वर्कआउट कर दिया आपने, कई बार ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, जिम में आदमी वर्कआउट कर रहा है और उसको, हाँ, और इमोशनल स्ट्रेस, घर का टेंशन होगा, जॉब का टेंशन होगा, अभी तो कोई टेंशन नहीं आप लोग को, मैं बोला सब पढ़ाई का टेंशन है, पढ़ाई का कोई टेंशन थोड़ी ना होता है। हाँ, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, कॉमा, इनटेक ऑफ, इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल, CHO, कोलेस्ट्रॉल नहीं बोलेंगे इसको है ना, CHOLESTEROL, CHOLE, छोले, CHOLE, फिर STEROL, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट, यानी जिसमें ज्यादा ऑयल वगैरह है, ये क्या करता है ना, आपके ब्लड को थिक करता है, ठीक है, थिक करेगा तो थिक ब्लड ज्यादा प्रेशर मारेगा ना जाके वॉल्स में, तो इस केस में फिर वो मेडिसिन जो देते हैं डॉक्टर्स, वो आपके ब्लड को थोड़ा सा डाइल्यूट करता है, जिससे आपका ब्लड थोड़ा सा पतला हो जाए, जिससे वो प्रेशर ज्यादा ना लगे, वरना क्या होगा, आपकी आर्टरीज रप्चर हो जाएंगी, बोलते ना, हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वहां नसें फट जाती हैं ब्रेन की,
ठीक है, और वहीं पे अंदर ही क्लॉट हो जाएगा। जैसे बाहर क्लॉट होता है, ब्लड बाहर निकल करके क्लॉट हो जाता है ना, वैसे ही ब्लड अंदर क्लॉट हो जाएगा, इंटरनल क्लॉटिंग हो जाएगी अंदर ही। कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। It may cause rupturing of blood vessels. It may cause rupturing of blood vessels or heart attack or heart attack. सेकेंड लिखना हाइपोटेंशन, ये हाइपरटेंशन था, हाई बीपी, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन. It is a condition of low blood pressure. It is a condition of low blood pressure, low blood pressure. Example 100/50, 100/50. MMHG लिख देना ना, ऊपर वाले में लिखे हैं, इसमें MMHG 150/90 ऊपर लिखे थे ना. मेन कॉजेज आर, मेन कॉजेज आर, अब ज्यादा डाइल्यूट ना हो जाए ब्लड, ज्यादा डाइल्यूट होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा. तो मेन कॉजेज आर एक्सेसिव ब्लड लॉस, ये भी रीजन हो सकता है ना, अगर ब्लड ज्यादा लॉस हो गया तो ब्लड की क्वांटिटी कम हो गई लेट से, तो उसके कारण प्रेशर भी कम हो जाएगा. तो एक्सेसिव ब्लड लॉस, कॉमा, फेल्यूर ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, फेल्यूर ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, फेल्यूर ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, कॉमा, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, DILATION, डायलेशन मतलब ब्लड वेसल्स थोड़ी सी अगर फैल जाए तो जगह ज्यादा मिलेगी तो प्रेशर कम लगेगा. डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा. इट लीड्स टू फेंटिंग, इट लीड्स टू फेंटिंग, FAINTING, चक्कर आ जाएगा. इट लीड्स टू फेंटिंग, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड उतना क्वांटिटी में पहुंच नहीं पा रहा है, प्रेशर कम है तो लेट जाएगा ना ब्लड आपके सेल्स तक, तो वही अगर एनर्जी की कमी होगी तो फेंटिंग हो जाएगा. ठीक है, चलो, तो ये हमारा थर्ड लाइफ प्रोसेस हुआ. नेक्स्ट एंड डालेंगे लास्ट लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन. ये नंबर दे रहे थे क्या, रोमन लेटर वाला, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन. ठीक है, पहले एनिमल का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. चलो, थैंक यू.